चलिए अब हम देखते हैं अमेरिका की सैनिक क्षमता क्या है। अमेरिका अन्य देशों की तुलना में सैन्य क्षमता में कहाँ है। दूसरे शब्दों में सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व क्या है हमने जाना। अब अमेरिका की सैन्य क्षमता पर थोड़ा चर्चा करें। बहुत ही एक पक्षी पिक्चर आपके सामने, चित्र आपके सामने आएगा। वर्तमान समय में तो कोई भी देश अमेरिका की सैन्य शक्ति के आसपास भी नहीं फटक सकता। सैन्य शक्ति की जब चर्चा करें तो आपको प्रथम खाड़ी युद्ध, उसके बाद अफ़गानिस्तान पर हमला, सूडान पर हमला, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, और उसके बाद दूसरा खाड़ी युद्ध, इसको पढ़ते पढ़ाते समय हमने सतत रूप से जाना कि अमेरिका किस तरीके से इन युद्धों का उपयोग मात्र अपने वर्चस्वता को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि अपने सैन्य क्षमता के प्रदर्शन के लिए भी कर रहा था, अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए कर रहा था। और शक्ति का तात्पर्य यहाँ क्या है? सैन्य शक्ति। अपने आधुनिक हथियारों के जखीरे के प्रदर्शन के लिए कर रहा था। आपको बताया गया कि कैसे कंप्यूटर वॉर का नाम दिया गया खाड़ी युद्ध को। क्यों? क्योंकि ये समय ऐसा था जब अमेरिका आधुनिक तकनीक के बल पर कंप्यूटर आदि के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ रहा था। बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी उसने हर जगह उपयोग की, और इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वह शक्ति प्रदर्शन के लिए उसने इन युद्धों में भाग लिया। और दूसरे अन्य देश उसके इस शक्ति प्रदर्शन से घबराए, और यही तो उद्देश्य था कि दूसरे देशों को अमेरिका की ताकत पता लगे और वे अमेरिका से दूर ही रहें। और सच्चाई तो यह है कि ऐसा ही हुआ। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी जो बढ़ी चढ़ी नौसेना ही है, बढ़ी चढ़ी सेना ही है, जिसमें नौसेना भी है, वायुसेना भी है और थल सेना भी है। यानी हम वर्चस्वता की बात करते हैं तो मूल रूप से उसको ताकत कहाँ से आती है? अमेरिका को वर्चस्वता की ताकत उसके सैनिक क्षमता से आती है, उसके सैनिक ताकत से आती है। सेना का अमेरिका ने भरपूर उपयोग किया है अपनी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के लिए। अमेरिका अपनी सेना को युद्ध भूमि से बहुत दूर रखता है, और ऐसा करते हुए उसके घर में ही उसे शक्तिहीन बना देता है। ये उसकी क्षमता है। एक उदाहरण हमने बताया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका को बहुत कम नुकसान हुआ। अमेरिका वैसे तो युद्ध में शामिल था नहीं, किसी विवशता के कारण पर्ल हार्बर पे हमले की घटना जब हुई, उस विवशता के कारण अमेरिका ने विश्व युद्ध में कूदने का निर्णय लिया, और फिर उसने विश्व युद्ध के परिणामों का पासा ही पलट दिया। और जब भयावह तरीके से ये युद्ध हुए तो अमेरिका को उसमें सबसे कम नुकसान हुआ। कारण उसके पास दोनों तरफ समुद्र तो था ही, महासागरों से घिरा ही है, सुरक्षित है। लेकिन अमेरिका ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक अख्तियार की कि वे अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए दूसरे के क्षेत्र में उसके अंदर जाकर ही हमला कर सके और उसे शक्तिहीन बना दे। यही स्थिति उसने इराक में भी की, अफ़गानिस्तान में की, और अन्य क्षेत्रों में भी सतत रूप से यही करता रहा है। जहाँ तक हम खर्च की बात करें, ये तो उसकी ताकत की बात हुई। खर्च के मामले में भी अमेरिका अन्य देशों से बहुत ज़्यादा खर्च करता है। इतना ज़्यादा कि 12 अन्य देशों के बराबर 12 जो दूसरे शक्तिशाली देश हैं, उनके सारे सैनिक खर्चों को जोड़ दिया जाए तो भी अमेरिका के द्वारा अकेले हथियारों पर खर्च किया जाना उससे ज़्यादा ही है।
अमेरिका अकेले ही अपनी सैनिक क्षमता पर इतना खर्च करता है जितना अन्य 12 देश मिलकर करते हैं। अमेरिका के जो वर्चस्वता का आधार है या सैन्य प्रभुत्व का आधार है, सैनिक वर्चस्वता का आधार है, वो केवल सैन्य व्यय ही नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 देशों के बराबर अमेरिका खर्च करता है, इससे मात्र यही एक पैमाना नहीं है उसकी वर्चस्वता, उसके सैन्य बल को जानने के लिए, बल्कि जो हथियार बनाता है वो गुणात्मक दृष्टि से भी बहुत ही अच्छे होते हैं। व्यय के मामले में भी अमेरिका कोसों आगे, और अपने हथियारों की क्वालिटी के मामले में भी अमेरिका दुनिया के अन्य सभी देशों से बहुत आगे हैं। आज अमेरिका अपनी सैनिक क्षमता के बल पर पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना लगा सकता है और बड़ी अचूक क्षमता उसके पास है अपने हथियारों के उपयोग के लिए, उनको सही निशाने तक पहुंचाने के लिए। आप इस चित्र को देखें तो इसमें देखेंगे कि अमेरिका के नीचे 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर जितनी सैन्य सुरक्षा पर खर्च करते हैं, कहीं ज्यादा खर्च अमेरिका अकेला करता है। यह साबित करता है कि अमेरिका सैन्य खर्च पर कितना ज्यादा, 449.4 अरब डॉलर 12 देशों के द्वारा कंबाइंड खर्च किया जाता है। वहीं दूसरी ओर 455.9 अरब डॉलर अकेले अमेरिका के द्वारा अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में, सैन्य सुरक्षा में खर्च करते हैं। यहां देख सकते हैं कि सैन्य मद में ज्यादा खर्च करने वाले अधिकांश देश इस सूची में भी अमेरिका के ही मित्र और सहयोगी हैं। यानी इन मित्रों और सहयोगियों के सैन्य खर्च को यदि अमेरिकी खर्च के साथ जोड़ दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि विश्व किस हद तक अमेरिकी दबाव में जी रहा है। इसी कारण अमेरिका की शक्ति से बराबरी कर पाने की किसी भी तरह की रणनीति कारगर नहीं होगी, क्योंकि यदि हम अमेरिका के बराबर भारत कल्पना करिए खर्च करता है, तो भी अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनके द्वारा किया गया सैन्य खर्च भी अमेरिका को ताकत देता है। अमेरिकी सशस्त्र सेना की कमान संरचना, ये कमान संरचना क्या है? क्योंकि अमेरिका नाटो का मुखिया देश है, अमेरिका दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, तो अमेरिका चाहता है कि उसका जो प्रभाव क्षेत्र है, स्वयं का राजनीतिक प्रभाव और सैन्य प्रभाव क्षेत्र जो है वह पूरे विश्व में कोने कोने तक फैला रहे। तो अपने सैन्य प्रभाव को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए जो विभिन्न सेनाएं होती हैं वो कमान विभिन्न कमानों में बांटती हैं। अधिकांश सशस्त्र सेनाएं और सैन्य कार्रवाई के क्षेत्र को विभिन्न कमानों में बांटती है। हर कमान के लिए अलग अलग कमांडर होता है। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं इसमें देखिए कि अमेरिकी सशस्त्र सेना के 5 कमान हैं, 5 अलग अलग कमानों के सैन्य कार्रवाई के, और उनका जो दायरा है वो भी इस नक्शे में दिखाया गया है। इससे मालूम पड़ता है कि अमेरिकी सेना का कमान क्षेत्र सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका तक नहीं है। एक तो उसकी अपनी सेना, पर देखिए उसकी उद्दंडता कि अमेरिका ने जो कमान बनाए हैं वो कमान केवल संयुक्त राज्य अमेरिका तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि पूरे विश्व को शामिल कर लिया है। ये वही देश कर सकता है जो बड़ा धृष्ट हो, उद्दंड हो, या उसमें इतनी ताकत हो, इतना उसमें विश्वास हो कि अन्य देश उसे किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। तो इससे पता चलता है कि अमेरिकी सेना का कमान क्षेत्र देखिए नक्शे में दिख रहा है, अमेरिका तक ही सीमित नहीं बल्कि समूचा विश्व अमेरिका की सैन्य शक्ति के बारे में ये मानचित्र उसके वर्चस्व को, उसकी ताकत को स्पष्ट करता है। इस चित्र को देखकर आप फिर अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अमेरिका सैन्य क्षमता में कितना आगे है, और जैसा मैंने कहा गुणवत्ता की दृष्टि से भी उसके हथियार अन्य देशों के द्वारा निर्मित हथियारों से बहुत आगे हैं। शक्तिशाली ही नहीं है बल्कि उनका जो निशाना है वह भी बड़ा सही बैठता है। सैन्य बल के आधार पर वर्चस्वता, ये तो आपने जाना। अब थोड़ा देखें ढांचागत दृष्टि से भी अमेरिका कहाँ है।
ढांचागत दृष्टि से ताल्लुकात है, जो उसका जो आर्थिक ढांचा है वो कैसा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोवियत संघ के विघटन के एक कारणों में सोवियत संघ का कमज़ोर आर्थिक ढांचा था। यद्यपि वो महाशक्ति तो था, यद्यपि वह दूसरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा था, यद्यपि वह अमेरिका को ललकार रहा था, लेकिन यद्यपि उसके पास सैन्य बल बहुत था, अमेरिका से कम ही लेकिन बहुत आधुनिक था, पर जब आर्थिक ढांचे की बात होती है, अंदरूनी मजबूती की बात होती है, तो रूस सोवियत संघ कमज़ोर निकला। और सोवियत संघ के विघटन का एक कारण था अंदरूनी ढांचे का कमज़ोर होना। और जब अंदरूनी ढांचे के कमज़ोर होने की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य, उसका इशारा आर्थिक ढांचे की ओर है। अमेरिका इस मामले में थोड़ा दूसरा नज़रिया अपनाया। सोवियत संघ के आर्थिक ढांचे की बात करें तो वह समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, कम्युनिज्म पे आधारित थी, जहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सरकार के हाथ में होते हैं। कोई भी कुछ भी चीज़ निजी नहीं होती और निजीकरण उनके यहाँ एक तरीके से मना है। ऐसी स्थिति में जब समाजवादी व्यवस्था रहती है तो उत्पादन कई रूप में प्रभावित होता है, क्योंकि यदि वहाँ के लोगों को मालूम हो कि एक सीमा के आगे धन अर्जन की अनुमति हमें नहीं है समाजवादी व्यवस्था में, तो वो क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं देते। वहाँ गुणवत्ता मारी जाती है, चाहे वो लेबर की क्वालिटी बोलें, श्रम की क्वालिटी, चाहे वो वस्तु की क्वालिटी बोलें, वस्तु का गुण, तो वो उस स्तर तक नहीं पहुँच पाते जिस स्तर तक वे जा सकते हैं गुणवत्ता के मामले में। और इसीलिए आंतरिक जो ढांचा है, इसलिए क्या होता है कि उत्पादन के मामले में ये देश पीछे ही रहते हैं, साम्यवादी देश। उत्पादन की मात्रा भी थोड़ी सीमित ही रहती है, क्योंकि उत्पादक को ये मालूम है कि इसका वितरण समान रूप से समाज में होना है उस देश में। इसलिए आंतरिक ढांचा उस हद तक मजबूत नहीं हो पाता, वहाँ प्रतियोगिता नहीं रहती, वहाँ पे कंपटीशन नहीं रहता गुणवत्ता के सुधार के लिए। जबकि पूंजीवादी देश जो अमेरिका है, वो पूंजीवादी विचारधारा का होने के नाते निजीकरण पर विश्वास करता है। ढांचागत वर्चस्व के अंतर्गत यदि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो अपनी मर्जी चलाने वाले देश के लिए ये जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए और बरकरार रखें। अपने मतलब की चीज़ें बनाने वाला, इस बात को ख्याल रखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मर्जी की चीज़ें चलाए, अपने मतलब की चीज़ें चलाए। इसका क्या तात्पर्य है? अपने मतलब की चीज़ें बनाने का अर्थ ये है, अमेरिका वो चीज़ें बनाता है जो उसके लिए आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो इस बात की परवाह नहीं करता कि विश्व के देशों को क्या चाहिए या उनका हित किस में निहित है। वह इस बात की चिंता करता है कि उसको, अमेरिका को सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस प्रोडक्ट्स को बनाने में हो। तो ये है वर्चस्वता का एक पैमाना। दुनिया के प्रत्येक हिस्से में अमेरिका की वैश्विक अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी मौजूद है। दुनिया के प्रत्येक हिस्से में वैश्विक अर्थव्यवस्था, अमेरिका की वैश्विक अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी मौजूद है। वैश्विक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य यह है ऐसी अर्थव्यवस्था जो अमेरिका केंद्रित है, जिसके केंद्र में अमेरिका है
उसने पूरे दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को ऐसा कर दिया है अपनी वर्चस्वता के बल पर, अपने प्रभाव के बल पर, अपने दम के बल पर। तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या अमेरिका का वर्चस्व केवल सैनिक बल के आधार पर है या कुछ अन्य कारण भी हैं? और उत्तर यही है कि सैनिक बल के कारण तो है ही, और बल में व्यय और गुणवत्ता दोनों शामिल है, लेकिन इसके अलावा उसके स्वयं के आर्थिक ढांचे की मजबूती भी उसकी वर्चस्वता को बनाए रखने में मदद करती है। ये इसका उत्तर है। जो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, इसके जो आंकड़े हैं, तो आंकड़े आपको एक तरीके से आश्चर्य करेंगे कि अमेरिका की 28% हिस्सेदारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में है। 28%। एक देश 1/4 से ज़्यादा उसका नियंत्रण है इस अर्थव्यवस्था पे। 28%। ये देखिए, इस चित्र में भी आप देख रहे हैं। और इस विश्व की जो 3 बड़ी कंपनियां हैं, इनमें से एक अमेरिकी कंपनी है। हर 3 कंपनी में एक अमेरिकी मिलेगी आपको। तो दुनिया के 200 अन्य देशों का स्थान कहाँ है? ये बात को साबित करता है कि अमेरिकन कंपनीज का जो दबाव है, उनकी जो मांग है, उनके जो प्रोडक्ट्स की मांग है, उनका जो बोलबाला है, वो कितना मजबूत है। कहाँ 28%, उसके बाद अन्य देश 26% आदि पर हैं। परिणाम क्या हुआ? यदि अमेरिका एक आर्थिक ताकत है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में वह अपनी मर्जी से उत्पादन करता है अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, और विश्व के हर हिस्से में उसकी पहुंच है आर्थिक मामलों में, चाहे उसके प्रौद्योगिकी की बात करें, चाहे अमेरिका के प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह है कि दुनिया के जितने ऐसे विश्व संगठन हैं, दुनिया के जितने विश्व संगठन हैं, आर्थिक संगठन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आर्थिक मामलों की, जैसे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये वो संस्थाएं हैं जो दुनिया के व्यापार को, दुनिया के आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। उनमें इसका अमेरिका का सबसे ज़्यादा बोलबाला है। तो यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पे भी अमेरिका का बोलबाला है, तो उसका कारण है अमेरिका के खुद के आंतरिक आर्थिक ढांचा, और उसका परिणाम है अमेरिका का आर्थिक मामलों में भी विश्व में वर्चस्व। अमेरिका की इस ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA की डिग्री है, मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये एक डिग्री है। ये डिग्री जो लोग MBA करते हैं, जिसका ताल्लुकात आर्थिक संबंधों से, आर्थिक विषयों से है, मैनेजमेंट से है, उसकी जो डिग्री है तो सबसे शानदार डिग्री मानी जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, वार्टन स्कूल, विश्व का सर्वश्रेष्ठ MBA का देने वाला बिजनेस स्कूल। क्या स्कूल? वार्टन स्कूल, WHARTON, वार्टन स्कूल। और ये किसका हिस्सा है? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया का एक हिस्सा है। 1881 में ही उसने MBA की डिग्री के लिए ये विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी थी। आप सोच सकते हैं कि उसका ढांचा, आधारभूत ढांचा आर्थिक मामलों में भी कितना मजबूत है। सकल घरेलू उत्पाद और उसके बाद तुलनात्मक क्रय शक्ति, इसको अब हम थोड़ा देखें। ये भी ये साबित करता है कि ढांचा जो है, स्ट्रक्चर, आधारभूत जो स्ट्रक्चर है, वो कितना मजबूत है। देखिए, स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो एक स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? उदाहरण के लिए एक हम फैक्ट्री लें। एक फैक्ट्री जहाँ पे उत्पादन होता है, वो फैक्ट्री का जो पूरा ढांचा है, जिस पे फैक्ट्री खड़ी हुई है, चाहे वो उसकी दीवारें हों, चाहे उसकी छत हो, उसकी मशीनें हों, औजार हों, बिजली पानी आदि की व्यवस्था हो,
हथियार वगैरह हों उस मशीनों को चलाने के लिए, ये यदि मजबूत हैं तो ढांचा मजबूत है। फिर उसके बाद उत्पादन करने की गुणवत्ता उसमें काम करने वालों के बल पर आती है, और साथ ही जो मशीनों की क्वालिटी है, जो उत्पादकता का स्टैंडर्ड है, पैमाना है, उसके आधार पर निर्धारित होती। तो स्ट्रक्चर माने वो आधारभूत ढांचा जो मैंने कंपनी के उदाहरण से आपको देने की कोशिश की है। सकल घरेलू उत्पाद 2005, यहाँ जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए अमेरिका का जो योगदान है या अमेरिका का जो शेयर है वह 28% है, यूरोपीय क्षेत्र का 22%, और अमेरिका के कुछ सहयोगी देशों का भी इसमें दिया हुआ है पाई डायग्राम के माध्यम से। तो अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद 2005 में 28% था, जबकि तुलनात्मक यदि हम क्रय दृष्टि के आधार पर बात करें, तुलनात्मक क्रय दृष्टि के आधार पर, तो अमेरिका का शेयर 20% हो जाता है, अन्य का 32%। अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था साबित होती है, लेकिन सैन्य शक्ति के दायरे में उलट। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका के कई प्रतिद्वंद्वी हैं। यानी जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि सैन्य शक्ति के मामले में जो खर्च है, जो अर्थव्यवस्था है, वो सबसे बड़ी है, लेकिन सैन्य शक्ति के दायरे के ठीक उल्टा विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका के कई प्रतिद्वंद्वी हैं। यदि हम इस क्रय शक्ति को ठीक से देखें, तुलनात्मक दृष्टि से देखें, तो ये बात स्पष्ट है। यही इस पाई डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। जो दाईं तरफ जो चित्र बना है इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। तुलनात्मक क्रय शक्ति, जिसे हम अंग्रेजी में पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, इसका आशय राष्ट्र की मुद्रा में वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक खरीदारी से लिया जाता है। आप में से लगभग सभी लोग अर्थशास्त्र के भी विद्यार्थी हैं, तो आप इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। कुल मिलाकर इस डायग्राम के माध्यम से ये कहने का, समझाने का प्रयास है कि जहां सैन्य मामले में अमेरिका के निकट कोई भी देश नहीं है, कोसों दूर हैं सैन्य ताकत के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका को कुछ अन्य देशों से प्रतिद्वंदिता मिल रही है, कंपटीशन हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से यदि हम अमेरिका बनाम अन्य देशों को देखें, जैसा कि हमने सैन्य दृष्टि से देखा, तो हम देखते हैं कि अमेरिका सैन्य दृष्टि से अन्य देशों से कोसों आगे है। सही, चाहे वो खर्च के मामले में हो, व्यय के मामले में, चाहे गुणवत्ता के मामले में। और अमेरिका हथियार भी ऐसे बनाता है जो वो चाहता है, और इस प्रकार देशों को विवश करता है कि उसके द्वारा बनाए गए हथियारों को जस तक अन्य देश खरीदें, और अन्य देश इसके लिए विवश भी रहते हैं। निश्चित रूप से ये सैन्य वर्चस्वता साबित करता है। लेकिन आर्थिक अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की अर्थव्यवस्था यद्यपि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस मामले में सैन्य मामले के दायरे के उलट हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के मामले में कुछ अन्य देश अमेरिका के तगड़े प्रतिद्वंद्वी हैं। वे अमेरिका को आर्थिक प्रगति के मामले में ललकार रहे हैं। तुलना करेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। जो आपने जो चित्र देखा उससे यही स्पष्ट होता है कि अन्य देश आर्थिक मामलों में कैसे अमेरिका की वर्चस्वता को ललकार रहे हैं और उसके निकट जा रहे हैं। ये आशय है कि किसी राष्ट्र में मुद्रा, वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक खरीदारी से लिया जाता है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी आदि के आधार पे, यहाँ पे क्रय शक्ति के आधार पे साबित होता है। सैन्य वर्चस्व में अमेरिका की वर्चस्वता, उसके बाद आर्थिक मामलों में अमेरिका की वर्चस्वता और उसकी स्थिति, और ये जानकारी कि आर्थिक मामलों में
कुछ देश निश्चित रूप से उसके साथ प्रतिद्वंद्विता कर रहे हैं। अब हम आते हैं तीसरे पहलू पर, वो है सांस्कृतिक मामलों में। सांस्कृतिक शक्ति के रूप में अमेरिका की वर्चस्वता, ये समझने की चीज़ है। सांस्कृतिक से तात्पर्य क्या है? सांस्कृतिक किसको बोलते हैं? कल्चरल, सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। सामाजिक और विचारधारा के बल पर, राजनीतिक तो फिर भी है, लेकिन मूल रूप से सामाजिक और विचारधारा के रूप में और राजनीतिक रूप में किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा, ये सांस्कृतिक शक्ति कहलाता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में विभिन्न संस्कृतियां हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियां। आप देखेंगे उसमें कुछ राज्यों की संस्कृति का ज़्यादा बोलबाला रहता है, वर्चस्वता नहीं, ज़्यादा बोलबाला, क्योंकि वो संस्कृतियां जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो शायद ज़्यादा रिच हैं, ज़्यादा विकसित हैं और शायद उसके ज़्यादा अनुयायी भी हैं, यानी उस भाषा, उस संस्कृति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या होता है कि वे एक तरीके से दबदबा बनाने में सफल हो जाती हैं अन्य संस्कृतियों के, अन्य क्षेत्रीय संस्कृतियों के ऊपर। यही स्थिति विश्व सांस्कृतिक ढांचे में भी यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि अमेरिकी जीवन और अमेरिकी व्यक्तिगत सफलताएं पूरे विश्व में छाई रहती हैं। अमेरिकन जीवन शैली और अमेरिकी लोगों के द्वारा अर्जित सफलताएं विश्व में विभिन्न देशों के लोगों के द्वारा उसका पालन, उसका अनुसरण करते हैं, उनकी धारणाओं का परिपालन करते हैं और इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी धारणाओं का प्रचलन पूरे विश्व में हो। कई जो ताकतवर वर्ग होते हैं या देश होते हैं वो इस तरह सबको सहमत करते हैं कि हमारी नज़रिए से दुनिया को देखो। एक क्षेत्र में यदि हम बात करें अपनी जगह, अपने देश में, तो एक वर्ग ऐसा निकलेगा। बॉलीवुड की यदि हम बात करें तो बॉलीवुड इस तरीके से चलता है, बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री इस तरीके से चलती है कि सब लोगों का ध्यान उनकी ओर रहता है और उनके द्वारा किए गए पैमाने, चाहे सोच विचार में, चाहे कपड़ों आदि में, चाहे जीवन शैली में, ये पैमानों को लेकर देश का युवा वर्ग अपने यहाँ उसको स्थापित करता है, उन पैमानों को। यानी बॉलीवुड प्रभावित करता है और कोशिश ये करता है कि वह दूसरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बना सके, वर्चस्वता नहीं पर प्रभाव। यही बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि हम देखते हैं कि देश या प्रभुत्वशाली वर्ग, संपन्न वर्ग अन्य देश को इस बात के लिए सहमत करता है कि दुनिया को उसी नज़रिए से देखो, दुनिया में वैसा ही करो, वैसी ही जीवन शैली अपनाओ जैसा कि हम करते हैं, जैसा कि हम चाहते हैं। और इसके पीछे मकसद क्या रहता है? ताकि उनकी प्रभुसत्ता बनी रहे, उनकी वर्चस्वता, उनका प्रभाव बना रहे। उनकी कोशिश ये रहती है कि जैसे हम प्रभुत्वशाली हैं और जिस नज़रिए से हम विभिन्न चीज़ों को देखते हैं, अपेक्षा की जाती है कि दूसरे देश के लोग भी उसी नज़रिए से दुनिया को देखें, दुनिया की विभिन्न चीज़ को देखें। अमेरिका ने सांस्कृतिक मामले में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ये प्रभुत्व जो बनाया है, सांस्कृतिक प्रभुत्व, अमेरिका की सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में आती है, ऐसा विभिन्न राजनीति विचारकों का भी मानना है कि सैन्य क्षमता में तो उसका प्रभुत्व है, कोई दो मत नहीं। आर्थिक मामलों में भी उसका प्रभुत्व है क्योंकि आर्थिक ढांचा बड़ा मजबूत है, लेकिन उसे समय समय पर
कुछ अन्य देशों के द्वारा चैलेंज मिलता रहता है। लेकिन जहाँ तक सांस्कृतिक मामलों की बात है, जीवन शैली की बात है, कपड़ों आदि की बात है, सोच विचार की बात है, कैरियर की बात हो, तो अमेरिकी ने सबसे बड़ी चीज सांस्कृतिक प्रभाव के या सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की है। सबसे बड़ी चीज सांस्कृतिक प्रभुत्व। इसका उदाहरण कि नीला जीन्स, जो ब्लू कलर का जो जीन्स होता है, ये जीन्स की शुरुआत अमेरिका ने की थी। और जीन्स को कई दिनों तक पहनना, एक ही कपड़े को कई दिनों तक पहनना, ये अमेरिकी जीवन शैली का एक हिस्सा था। और इसीलिए जीन्स जैसी चीज आई। दुनिया के अधिकतर देशों में उसे बड़े नफरत से देखा गया प्रारंभ में। इसलिए नहीं कि वो अमेरिकी था, बल्कि इसलिए कि उस जीवन शैली को लोगों ने पसंद नहीं किया था। लेकिन अमेरिका ने कालांतर में, समय के साथ साथ, दुनिया की सभी देशों की विचारधाराओं को बदल दिया। यहाँ तक कि सोवियत संघ सहित सभी देशों में नीली जीन्स की दीवानगी देखी जा सकती है। और ये क्या साबित करती है? अमेरिकी सांस्कृतिक प्रभुत्व, अमेरिकी सांस्कृतिक वर्चस्वता को साबित करती है कि कैसे जीन्स, जो एक तरीके से शुरू में नफरत की दृष्टि से देखी जाती थी, अब पूरी दुनिया में सभी जगह उसका प्रभाव है। और ये किसकी देन है? अमेरिका की देन है। अमेरिकी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था ने सोवियत संघ का जो केंद्रित, सेंट्रलाइज्ड और प्लान्ड अर्थव्यवस्था थी, उसे समाप्त कर दिया, उसे प्रभावित किया। सोवियत संघ की व्यवस्था मैंने बताई आपको कि वो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सरकार के हाथ में रहते हैं। पूरा जो आर्थिक ढांचा है वो केंद्रित रहता है, सरकार केंद्रित, और उसके बाद बड़े योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पे कार्य होता है। लेकिन अमेरिका की संस्कृति ठीक इसके विपरीत है। वहाँ विकेंद्रीकरण रहता है, वहाँ पे योजना पर इतना जोर नहीं दिया जाता जितना कि कम्युनिस्ट विचारधारा में। लेकिन समय ने देखा है कि अमेरिकी आर्थिक ढांचा या अमेरिकी विचारधारा, अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने सोवियत संघ में केंद्रीकृत और योजनाबद्ध नियोजित अर्थव्यवस्था को शीत युद्ध काल में और कई समाजवादी अन्य देशों में प्रभावित किया। इन देशों को अपनी अर्थव्यवस्था में इन अमेरिकी विचारधारा को कई बार समाहित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, विवश हुए। तो इस बात से साबित होता है कि कैसे, कहने का तात्पर्य ये कि उदाहरणों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि अमेरिकी वर्चस्वता मात्र केवल सैन्य बाहुल्य के कारण नहीं थी, मात्र केवल सैन्य बाहुल्य के कारण नहीं थी, बल्कि उसका आर्थिक ढांचा भी बहुत मजबूत था। विश्व का वैश्विक अर्थव्यवस्था का 28% उसके हाथ में है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमेरिकी वर्चस्व का कारण है वह है कि वह अपनी संस्कृति को अन्य देशों में लादने में सफल हुआ है, अपनी विचारधारा को अन्य देशों में लादने में सफल हुआ है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। अभी तक हमने जाना कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ और इसके मायने क्या हैं, इसके मायने क्या हैं और इसके परिणाम भी क्या हैं। विश्व की राजनीति की धुरी अमेरिका कैसे बना, कैसे उसने जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, सैन्य दृष्टि से हो, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से हो। और गत 100 वर्षों से सोवियत संघ जैसी महाशक्ति के होने के बावजूद अमेरिका अपने प्रभुत्व को दिनों दिन बढ़ाने में सफल रहा है।